नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए एडिशन, नई खबरों के साथ। लेकिन आज की कवर स्टोरी में चीन जापान में बढ़ते परमाणु तनाव की बात होगी। आपको मुनीर का लिबिया में बोला गया सबसे बड़ा झूठ दिखाएंगे। पॉलिटिकल खबरों में आज प्रियंका गांधी काफी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका को पीएम बनाओ, वो इंदिरा की तरह जवाब देंगे। इसके अलावा आपको पुष्कर से अरावली पर्वत श्रृंखला पर चौंकाने वाली रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले बात बांग्लादेश की। वहां पर यूनुस सरकार को गिराने की तैयारी तेज हो गई है। यूनुस को सत्ता से बेदखल करने की धमकी फेक शांति दूत की फिक्र बढ़ा रही है। सोचिए, कर्म है, लौट कर आते हैं। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था समाप्त, ध्वस्त, फिनिश, खत्म हो चुकी है। और इस बीच यूनुस को धमकी का पैगाम भेजा गया है। धमकी का पैगाम, और इस धमकी का मजमून कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखिए। यूनुस को सरकार में रहने का हक नहीं है। इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे। यूनुस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा। एक बार खून बहने लगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। यूनुस को यह धमकी किसने दी है? यूनुस की सत्ता में लाइफ टाइम बने रहने की चाहत पर चोट किसने की है? यूनुस को यह सजा कौन दे सकता है? यह अब कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि यूनुस को सजा वही दे सकते हैं जिनकी कट्टरता की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, जिनके उपद्रव के कारण ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। तो बड़ा सवाल यह है कि अब वही लोग शेख हसीना की तरह मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट कर देंगे। इन तस्वीरों में कोई पैटर्न है क्या? ध्यान से देखिए, यहां पर पैटर्न रिपीट हो सकता है। शेख हसीना की तरह मोहम्मद यूनुस को भी देश छोड़कर क्या भागना पड़ेगा? 2024 में शेख हसीना को सत्ता की कुर्सी से बेदखल किया गया था, तो क्या 2026 में मोहम्मद यूनुस को भी सत्ता से हटा दिया जाएगा? बांग्लादेश में इन कयासों के पीछे है ये चेहरा। यह है कट्टर इस्लामिक छात्र नेता उस्मान हादी की तस्वीर, और ये उसका वीडियो भी है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले ही उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद से बांग्लादेश फिर से जल उठा है। उस्मान हादी ने इनकलाब मंच के नाम से एक संगठन बनाया था। सरकार से शेख हसीना की विदाई में इसी संगठन का एक बड़ा रोल था। यूनुस को तख्त पर बिठाने में भी इनकलाब मंच ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन हादी की हत्या से हालात बदल चुके हैं। यूनुस के लिए इनकलाब मंच के जज्बात बदल चुके हैं। हादी की हत्या के बाद दोषियों को सजा न दिला पाने के लिए नाकाम यूनुस को इनकलाब मंच ने ही खुली धमकी दे दी है। इनकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने मोहम्मद यूनुस को वार्निंग देते हुए कहा है, ध्यान से देखिए, उस्मान हादी की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस ये बताएं कि हादी के हत्यारों पर एक्शन कब होगा? कार्रवाई की तय सीमा खत्म हो चुकी है, अब और समय नहीं देंगे। उस्मान हादी को इंसाफ नहीं तो यूनुस को सरकार में रहने का हक नहीं। कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि सुना है गृह मंत्रालय के सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं। इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा। एक बार खून बहने लगा तो फिर यह रुकेगा नहीं। रास्ता यही है, उस्मान हादी को मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद यूनुस का बयानों वाला ड्रामा सादा नहीं चलेगा। सोचिए जरा, शेख हसीना के समय जो यूथ प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम कर रहा था, रोजगार के लिए आगे बढ़ रहा था, अब वो धमकी दे रहा है सत्ताधीशों को। मतलब अब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार गिराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, बल्कि मैं कहूंगा काउंटडाउन हैज बिगन। बांग्लादेश में अगले वर्ष चुनाव है, अच्छा, जिसमें ऑलरेडी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। इनसाइड स्टोरी तो यह है कि मोहम्मद यूनुस वहां लोकतंत्र को लॉक कर सत्ता के लिए हमेशा उस पर काबिज होना चाहते हैं। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को किसी तरह वो टालना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा पर अब कट्टर विचार हावी हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि अगले साल होने वाले चुनाव में अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को तो लगभग बैन ही कर दिया है।
एनसीपी जो एक नई पार्टी बनी जिसके एक नेता को कल घर में गोली लगी, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। वो कहती है 1 साल का समय कम है। जमाते इस्लामी तैयारी कर रही है, एक कट्टरपंथी ग्रुप जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कहते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और खालिदा जिया की पार्टी वो तैयार है। अब सोचिए क्या होने वाला है वहां पर। सोचिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास बहुत जल्द खुद को दोहरा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ना तो इस समय कोई संविधान को मान रहा है, ना ही कानून को मान रहा है, ना पुलिस का खौफ है, ना सेना का डर है। कट्टरपंथी बेलगाम हैं, यूनुस के प्यारे कट्टरपंथी अब उन्हीं को चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका रिमोट किसके पास है? कौन वहां के उपद्रवियों को नियंत्रित कर रहे हैं? कैसे कट्टरपंथी सत्ता पर अपना दावा ठोक रहे हैं? उस्मान हादी के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग क्रांति की बातें कर रहे हैं बेखौफ। मोहम्मद यूनुस के लिए विशेष मैसेज दिए हैं। ये कहा है कि सारे के सारे क्रांतिकारी मारे जा रहे हैं, जुलाई योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की चेतना को कोई नहीं मार सकता। हत्यारे बच निकले तो बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रदर्शन में जमात के लोग भी शामिल हो रहे हैं। जमाते इस्लामी, एक कट्टरपंथी संगठन जिसने अभी ढाका में यूनिवर्सिटी के चुनाव जीते हैं, जाहिर है उसको बैकिंग कोई और दे रहा, वो जो इस्लामाबाद में बैठा, जिसकी चाहत है कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करके पूर्वोत्तर भारत में गड़बड़ी फैला सके। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के खिलाफ वाया बांग्लादेश पाकिस्तान की साजिशों की बात करें तो नई खबर यह है कि बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ की साजिश की जा रही है। आतंकियों को पाकिस्तान की आईएसआई ने घुसपैठ की ट्रेनिंग दी है। असम, त्रिपुरा, बंगाल के रास्ते घुसपैठ की साजिश है। जैश और लश्कर के आतंकी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। आईएसआई बांग्लादेश के गरीबों को लालच दे रही है। गरीब लोगों और रोहिंग्याओं को पैसे का लालच दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें, ये बहुत बड़ी बात है, शेख हसीना की जब सरकार थी तो पाकिस्तान का इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस बांग्लादेश में ना के बराबर हो गया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस शांति दूत, या पाकिस्तानी दूत या अमेरिकी दूत, पाकिस्तान की इसी साजिश का नतीजा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार क्रूरता की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सरेआम पीट पीट कर हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है। पुलिस अपने हाथों से पब्लिक को दे रही है मारने के लिए। है वीडियोस, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और अब इसका विरोध भारत में हर तरफ दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत में बांग्लादेश के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कोलकाता में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। भोपाल में नाराज लोगों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं ने अपने अंदाज में मोहम्मद यूनुस की कट्टर सत्ता का विरोध किया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई थी। वीडियो है, जरा देखिएगा इंटरनेट पे। पुलिस ने अपने हाथों से उसको पब्लिक को सौंप दिया। पहले यह दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की, लेकिन शुरुआती जांच में इसके कोई सबूत नहीं। मतलब यह कि कट्टरपंथी हिंदुओं को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। और यह पहली बार नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई है, यह पहली बार नहीं है। वहां सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बीच वहां के सत्ताधीश आंखों पर पट्टी डालकर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से भारत में बांग्लादेश में हो रही जातियों को लेकर के लगातार रोष है लोगों के बीच। यहाँ पर देखिए आप, पुतला फूका जा रहा है और साफ तौर पर मांग है कि जो यूनुस सरकार है वो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय जाग जाए। एक कट्टरपंथियों के इशारे पे काम ना करे, पाकिस्तान के इशारे पे काम ना करे, नहीं तो बांग्लादेश का यही हाल होगा। 5 महीना वेट कर लीजिए, बंगाल में जगह कम पड़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको।
मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर यहाँ लगाई है, जूतों का हार उनको पहनाया गया। अब हिंदुस्तान की आर्मी के 3944 जवान शहीद हो गए, तब आज़ादी मिली। आज भूल गए, वो तो खुद आज़ादी भी नहीं ले सकते थे। मैंने कल भी एक सवाल पूछा था, आज फिर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल एक इंडिकेशन भी है। अमेरिका की इतनी सारी एजेंसीज हैं ह्यूमन राइट्स की, दुनिया भर की इतनी सारी एजेंसीज हैं ह्यूमन राइट्स की, सब चुप बैठी हैं, कोई कुछ नहीं दिख रहा उनको। सोचिए जब ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत में सवाल उठाते हैं तो इनका कितना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में वर्षों से होता रहा है, और वहां पर भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चुप रहती हैं। सवाल है, जब पाकिस्तान के साथ यह कहा जाता है कि क्रिकेट और कूटनीति एक साथ नहीं हो सकती, तो बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर मंच पर बांग्लादेश का बहिष्कार करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को चुना गया है। 7 खिलाड़ी ऑक्शन में आए थे, 6 को किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। अब इसका विरोध हो रहा है। आईपीएल में जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन सबका बॉयकॉट करें, हर स्पोर्ट में बॉयकॉट करें, हर क्षेत्र में बॉयकॉट करें। हमारा आज संघर्ष वहाँ के जिहादियों के साथ में है। जिहादियों को हमने संदेश देना है, हमने संदेश दिया भी है। उन जिहादियों का समर्थन जो कोई भी करेगा, चाहे वो वहाँ का खिलाड़ी होगा, हम उसका भी प्रतिरोध करेंगे। बांग्लादेश की सरकार पर सभी संस्थाओं को, चाहे वो खेल संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, उनको एक दबाव बनाना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं चल सकती। हमारे देश का जो उसको है आईसीआई को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं इसमें लेना चाहिए। हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी है क्या, जो हम उनको अपने पैसों को दें? मैं बीसीसीआई से आग्रह करता हूं और आईपीएल टीम के जो भी ओनर है उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको ऑक्शन के अंदर लिया न जाए, अन्यथा अगर वो खेलने यहाँ पर आएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका विरोध करेगा। से किसी भी तरह का रिश्ता ना आईपीएल में होना चाहिए, ना किसी अन्य दृष्टि में, मतलब किसी भी व्यवहार में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मारे जा रहे हैं और हम उनको यहाँ से बुला के और उनको स्वागत करके उनका खेलने के लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? बांग्लादेश के तनाव पर भारत में एक बयान से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद से बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि गाजा के हालात पर प्रियंका मुखर रहती हैं, लेकिन बांग्लादेश पर उनका बयान क्यों नहीं आया? इस पर इमरान मसूद ने कहा, क्या प्रियंका गांधी पीएम हैं? इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं, इंदिरा गांधी की तरह। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आई थी, ऐसे ही प्रियंका गांधी भी जवाब देंगी। इमरान मसूद ने भले ही अलग संदर्भ में यह बयान दिया हो, लेकिन बीजेपी को इसमें कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा दिखने लगा। बीजेपी नेता खुलकर कहने लगे कि कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के अंदर भी राहुल हटाओ प्रियंका जी को लाओ का नारा चल रहा है। इस पूरे संवाद को डिटेल में जानने से पहले इमरान मसूद का अनकट बयान। प्रियंका गांधी ने एक बात उठाई, हालांकि प्रियंका गांधी की इस पे आलोचना भी हो रही है कि वो तो गाजा की और उसकी भी बातें करा करती थी और आज इस तरीके से बात कर रही है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इमरान मसूद के बयान में बीजेपी अपने लिए राजनीतिक मौका तलाश रही, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उनके जवाब का अर्थ ऐसा नहीं निकाला जाना चाहिए। खैर, इस मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका के लिए ऐसी मांग उठती रहती है, लेकिन फिलहाल मुद्दे कुछ और हैं। हालांकि
उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा है कि लोग उन्हें भी राजनीति में देखना चाहते हैं। यहां कहानी में ट्विस्ट है। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हम। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल। जब सारी सवाल आपको हम ही से पूछने हैं कि साहब बांग्लादेश पे भी आप बोलो, कोई बलात्कार कहीं हो रहा है आप बोलो, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है आप बोलो, जब जवाब ही हमें देने हैं तो लाइए सरकार भी हमें दे दीजिए। इनके बस की तो नहीं है सरकार चलानी। ठीक बोला उन्होंने। प्रियंका गांधी जी के पिता, उनकी दादी, उनके परदादा वर्षों तक देश की सत्ता संभाले तो देश का कल्याण नहीं हो पाया, तो अब प्रियंका जी जब कांग्रेस समाप्त हो रही है तो वो क्या कल्याण करेंगी। एक दौर वो भी था पॉलिटिकल पार्टीज का जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल मामले में सवाल पूछते तो वो कहते थे कि उनका इंटरनल मामला है। वक्त बदल गया है। वैसे चर्चा में सिर्फ प्रियंका ही नहीं है, बल्कि उनके बड़े भाई राहुल गांधी भी हैं। इसकी वजह है दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राहुल गांधी का दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। वैसे तो राहुल गांधी ने कई बातें कही, लेकिन 3 बातें काफी अहम हैं। पहली, बीजेपी संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरी, देश की संस्थाओं पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। कुल मिलाकर राहुल ने जर्मनी में वही मुद्दे उठाए जो वो देश की संसद में उठा चुके हैं। संकेत साफ है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर फ्रंट फुट पर पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं, चाहे देश हो या फिर 7 समंदर पार विदेश हो। इस बयान से बीजेपी काफी आक्रोश में है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए देश और संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अपमानना करेंगे, लेकिन जब यहाँ देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। Did he say anything which is not known to the rest of the world already? Did he say anything which the BJP doesn't know and feel guilty about? विपक्ष की बुद्धि देश विरोधी नेताओं की तरह हो गई है, अलगाववादी नेताओं की तरह हो गई है। इस जन्म में अब प्रधानमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होगी, ऐसा मान करके हताशा और निराशा में दिया गया श्री राहुल गांधी जी का जो जर्मनी की धरती से बयान है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा गैर जिम्मेदार नेता देश की सियासत पे जनता ने कभी नहीं देखा। राहुल जी लोकतंत्र, संविधान, निर्वाचन प्रक्रिया, उस सब पर प्रहार करने का काम किया है। कि हमारा यही कहना है कि देश के बाहर जाकर देश के जो भी अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या और कोई चीजें हो, देश के बाहर देश की बुराई करना या कुछ चीजें बोलना वो उचित नहीं है। वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ भारतीयों से, भारतीय छात्रों से बोल देश की सच्चाई बताई तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और फिक्र में बात करते हैं यूपी के मदरसों की, जिस पर सियासी टकराव छिड़ गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। असल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक 2016 को वापस ले लिया। इस विधेयक के तहत मदरसे के मौलवियों और कर्मचारियों को कानूनी एक्शन से बचाने वाला प्रावधान था, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया। यूपी सरकार का कहना है कि अखिलेश सरकार में लाया गया विधेयक संवैधानिक रूप से गलत था, क्योंकि इसमें मदरसे के मौलवियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR ना दर्ज करने का प्रावधान था
और क्योंकि मदरसे के मौलवियों और कर्मचारी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं, इसीलिए इस विधेयक का कोई तर्क नहीं बनता है। अपने इन तर्कों के साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश सरकार पर कुछ कटाक्ष भी किए हैं। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने मदरसे के मौलवियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाले विधेयक रद्द करने के साथ कहा कि समाजवादी सरकार संविधान को ताक पर रखकर विधेयक लाई थी। इस विधेयक के तहत मदरसे के शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष छूट देने का प्रावधान था। ऐसा करके अखिलेश सरकार मदरसों को असीमित शक्तियां देना चाहती थी। यूपी के मंत्री के अनुसार मदरसे के मौलवियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती थी। साथ ही विधेयक में वेतन में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को सजा का भी प्रावधान था। इसीलिए यह संवैधानिक तौर पर सही नहीं था, क्योंकि देश में सभी के अधिकार बराबर होने चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, यह देखने से पहले इस विधेयक की एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। देखिए, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास हुआ। इसे अखिलेश सरकार के कार्यकाल में मंजूरी मिली। सदन से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को उस समय राज्यपाल रहे राम नाईक को भेजा गया। राज्यपाल ने इस मदरसा विधेयक पर आपत्ति जताई थी और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसमें कानूनी कमियां बताते हुए विधेयक लौटा दिया। काफी कमियां होने के चलते केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नया विधेयक लाने का निर्देश दिया जो संविधान के दायरे में हो। लेकिन अब योगी कैबिनेट ने इस विधेयक को औपचारिक तौर पर रद्द कर दिया। उस नियमावली में विसंगति रही है। 2016 में बिल पास हुआ और 2016 के बाद वो बिल राज्यपाल के यहाँ गया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया, तो वहाँ से क्वेरी लगी। 2022 में फिर वो प्रस्ताव आया था विधानसभा में, तो फिर यहाँ से वो प्रस्ताव जो विसंगति थी उसकी रिपोर्ट बन के गई, लेकिन फिर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो फिर कल वो बिल वापस हुआ है। जो गलत होगा वो जो वापस लेना है उसको वापस लिया जाएगा। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के प्रति, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले और कहीं कोई भेदभाव न हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, काम कुछ करते नहीं। कहते ना, किसी कौम को खत्म करना हो तो पहले उसकी जबान को खत्म करो। बहुत बड़ी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र जो अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो चल रहा है, जिसको इनकी विचारधारा के लोग केवल, चाहे वो बेरोजगार रहें, चाहे थाली बजा के खाना खाएं, लेकिन उनको मजा आता है कि सामने वाला जो है परेशान हो रहा है, उसकी कल्याणकारी योजनाओं में कैंची चल रही है। अब एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग खबर, ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा। प्लीज अब इस खबर को ध्यान से देखें। बात यूपी की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के साधु संतों की फिक्र जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखते जाइए। फिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एसआईआर के एक अनोखे संकट से वो सब परेशान हैं। इन साधु संतों ने जब सांसारिक जीवन छोड़ा तो परिवार छूट गया। जब गुरु ने दीक्षा दी तो नया नाम और पहचान मिल गई। लेकिन अब इसी नई पहचान को डिजिटल इंडिया के दौर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे स्वीकार करेगा, यह बड़ा सवाल है। एसआईआर के नियमों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए पिता के कॉलम में जैविक पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एसआईआर के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए पिता के कॉलम में जैविक पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। ये मैंने 2 बार क्यों पढ़ा है, सुनिए अब। लेकिन प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक कई संतों ने पिता के नाम पर अपने गुरु या फिर भगवान शिव और प्रभु राम का नाम लिख दिया। अयोध्या के एक संत सीताराम दास का एसआईआर फॉर्म सामने आया, जिसमें उन्होंने पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम और माता के आगे जानकी माता लिख दिया। कई संतों ने माता के नाम के आगे कौशल्या, सीता माता, दुर्गा और सरस्वती माता भी लिखा है। संतों का कहना है कि वो संन्यास ले चुके हैं, इसीलिए परिवार और सभी सांसारिक रिश्तों से वो दूर हो चुके हैं। अब ना हमारी कोई माता है, ना पिता है और ना कोई गोत्र है।
संतों का अपना तर्क है, लेकिन समस्या यह है कि एसआईआर के लिए जैविक पिता का नाम बताना जरूरी है। ऐसे में अब एसआईआर के नियम उनके आड़े आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। हालांकि अभी तक इसी पहचान के साथ साधु संतों के एसआईआर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन इनके वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। इस पर आगे क्या होगा, यह चुनाव आयोग को तय करना है। इस बीच संतों का कहना है कि सरकार को गुरु या आध्यात्मिक अभिभावक का विकल्प भी देना चाहिए था, क्योंकि संन्यास के बाद संतों की कोई सांसारिक पहचान नहीं होती। ऐसा क्यों है, यह भी समझ लेते हैं। संन्यास से पहले कई परंपराओं, विशेषकर दशनामी और अखाड़ा परंपरा में संन्यास से पहले स्वयं का पिंडदान और श्राद्ध कराया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह होता है कि संन्यास लेने वाला व्यक्ति सांसारिक रूप से मृत माना जाता है। संन्यास दीक्षा के साथ व्यक्ति अपने माता पिता, जाति और गोत्र जैसी सांसारिक पहचानों का त्याग करता है। शास्त्रीय दृष्टि से सन्यासी का कोई जैविक या सांसारिक परिवार नहीं माना जाता। पुराने नाम का त्याग कर अखाड़े के जो गुरु द्वारा नया दीक्षा नाम दिया जाता है। संन्यास के बाद गुरु ही पिता और अखाड़ा ही परिवार माना जाता है। संन्यास को भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह परंपरा संप्रदाय, अखाड़ा और गुरु परंपरा के अनुसार बदल सकती है। सभी जगह पिंडदान या श्राद्ध अनिवार्य नहीं होता। जैसे दर्शन केंद्रित संन्यास में प्रतीकात्मक मृत्यु की अनिवार्यता नहीं होती। जैन, बौद्ध, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन इसके कुछ उदाहरण हैं। हम लोगों ने भी एसआईआर फार्म भरा है। उस एसआईआर फार्म में जो है माता के स्थान पर माँ जानकी का नाम लिखा गया और पिता के स्थान पर अभिभावक के तौर पे गुरु देव भगवान का नाम लिखा। बहुत ऐसे महापुरुष संत हैं जो माता कौशल्या का नाम लिखे, माँ जानकी के नाम लिखे, माँ सीता का नाम लिखे हैं, सरस्वती जी का नाम लिखे, लक्ष्मी जी का नाम लिखे हैं। वही सर्वस्व है, उन्हीं का हम लोगों ने नाम लिखा हो। हमारे माता पिता भगवान रामचंद्र हैं और माता जानकी जी हैं। और जो वोटर लिस्ट में है उसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें भगवान राम पिता तुल्य और माता जानकी, तो राम रूप अपने गुरु को हम समझते हैं और माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए गुरु का नाम और उसके बाद माता आदिशक्ति का नाम रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और हम आपको अपडेट जरूर देंगे कि इस पर चुनाव आयोग क्या करने वाला है। लेकिन अब जरा फोकस शिफ्ट करते हैं, पहाड़ों में लेके चलते हैं उस विवाद की बात जिसकी जड़ में है अरावली का पहाड़। पिछले कई दिनों से इस पर्वतमाला को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खनन माफियाओं के हाथों में खेल रही है, तो वहीं केंद्र का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में एक डर है, भविष्य की चिंता है, जिसे हम इस एआई वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हूबहू यही हो रहा है या आगे चलकर ऐसा ही होगा, लेकिन लोगों के मन में जो खौफ है, जो आशंकाएं हैं, उस आधार पर यह तस्वीर बनकर उभर रही है जो बताती है कि अगर अरावली को बचाया नहीं गया तो उसकी कीमत उन राज्यों को चुकानी होगी जिनके लिए वो वरदान है। पूरा विवाद जानने से पहले अरावली को समझना जरूरी है, उसकी अहमियत को जानना जरूरी है। ध्यान से देखिए अरावली पहाड़ियों की रेंज गुजरात के पालनपुर से राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और जयपुर होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली तक फैली है। ध्यान से देखिए, ये है वो रेंज। देख रहे हैं आप कितना बड़ा एरिया, इसकी डिटेलिंग और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बल्कि अगर कहा जाए तो ये हमारे लिए एक वेदर प्रूफ है, बुलेट प्रूफ भी कह सकते, लेकिन ध्यान से देखिएगा, गुजरात से दिल्ली तक ये कुल 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 800 किलोमीटर की रेंज है, ये देख रहे हैं। कुल 4 राज्यों को ये कवर करती है। सोचिए जरा, राजस्थान के माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ध्यान से देखिए, माउंट आबू की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में गुरु शिखर, यह है इसका पीक पॉइंट। ऊंचाई है 1722 मीटर। खैर, नया विवाद तब खड़ा हुआ जब अरावली को लेकर केंद्र सरकार की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में मोहर लग गई।
सरकार ने कहा कि 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा और ऐसी 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का क्षेत्र ही संरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस परिभाषा को मंजूरी दी और इसे पूरे अरावली क्षेत्र में लागू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि ये बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देगा, जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए विनाशकारी साबित होगा। अरावली रेंज राजस्थान में पर्यावरण संतुलन के साथ रेत को आगे बढ़ने से रोकने का भी काम करती है। पर्यावरण के लिहाज से अरावली को राजस्थान में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, बुलेट प्रूफ। अरावली को दिल्ली एनसीआर का भी सुरक्षा कवच और फेफड़ा कहा जाता है। यह न केवल भीषण गर्मी से बचाती है बल्कि राजस्थानी रेत और धूल को आने से भी रोकती है। अरावली की पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने देती है। इससे ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा रहता है। अगर इस पर कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर यह अवैध खनन का शिकार हो गई तो फिर जल संकट का भी खतरा रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है और 90% से ज्यादा क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित है। इन दावों, आशंकाओं और सवालों के बीच TV9 भारतवर्ष ने अरावली के इलाकों में पड़ताल शुरू की। हमने हरियाणा और राजस्थान जाकर यह देखने की कोशिश की कि क्या वहां कोई अवैध खनन हो रहा है। यह बड़ा रिस्की काम था। आखिर अरावली किस स्थिति में? अपनी पड़ताल में हमें क्या पता चला, आप खुद देखें। अरावली को लेकर लग रहे आरोपों का सच जानने की तलाश में हम हरियाणा के नूह से आगे बढ़ते हुए राजस्थान पहुंचे। चाहे हरियाणा हो या राजस्थान, TV9 भारतवर्ष के कैमरों में वो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई जिसका डर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे एक्टिविस्ट को सता रहा है, यानी अवैध खनन। लोकेशन तिजारा, राजस्थान। हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद तिजारा में हमारे सामने अवैध खनन होता दिखा। मौके पर कुछ JCB मशीनें मौजूद थीं, लेकिन खनन को लेकर ना तो कोई सरकारी बोर्ड लगा था और ना ही प्राइवेट। मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खदान में खनन का काम चल रहा है। ये सरकारी है कि निजी है, ये कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। ना ही कोई बोर्ड लगा है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी मौजूद है और ना ही पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमने कुछ गांव वालों से भी बात की, जिन्होंने अपनी परेशानी हमसे शेयर की। खनन जो विभाग चल रहा था यहाँ ने, और वो पत्थर बाहर गया है कट कट के। अच्छा, हाँ। तो यहाँ अगर पहाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा, हरा भरा खत्म हो जाएगा पेड़ पौधा। राजस्थान के डीग इलाके की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली थी। यहाँ तो खनन से पहाड़ का एक हिस्सा ही गायब दिखा। मशीन के जरिए खदान से पानी निकाला जा रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ किस तरह से खनन की भेंट चढ़ रही हैं और इसकी वजह से जैव विविधता और पारिस्थितिकी का क्या हाल हो रहा है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी पूरी पहाड़ी रही होगी और इस पहाड़ी का खनन करने के बाद ये हाल हुआ है, ये दुर्दशा हुई है। हमने वहां मौजूद शख्स से बात की, खनन के बारे में जानना चाहा कि ये वैध है या अवैध। दावा किया गया कि सरकार की तरफ से लीज दी गई है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज या सरकारी बोर्ड तक नहीं दिखाया गया जिससे ये पता चल सके कि खनन के लिए अनुमति मिली है। तो माना जा सकता है कि ये अवैध खनन है। यहाँ पर जो लीज चल रही है ये सरकार से ली गई है? हाँ, सरकार से ली गई। अच्छा, तो ये लाइसेंस है पूरे? अच्छा, कागज है आपके पास पूरे। हमारी अगली लोकेशन थी पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर में अजमेर नागौर नेशनल हाईवे के लिए कुछ समय पहले पहाड़ को काटा गया था। इसका असर ये हुआ कि उस इलाके के आसपास के रेतीले धोरे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन रेतीले धोरों के आगे बढ़ने से अब इलाके का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, यानी कि अरावली पहाड़ को काटकर ये हाईवे निकाला गया है और इस हाईवे को निकालने के बाद में जो रेतीले धोरे हैं वो कितने आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अरावली पहाड़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो कितने गंभीर परिणाम जो है सामने आएंगे। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष ये बताता है कि अरावली पहाड़ को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे।
दूसरी बात ये कि सरकार चाहे अवैध खनन प्रतिबंधित होने के जितने दावे करे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है, क्योंकि तस्वीरों को झुठलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 800 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज का 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, यानी करीब 690 किलोमीटर का हिस्सा इसी राज्य में पड़ता है। कांग्रेस के अलावा कई सामाजिक संगठन पूरे राजस्थान में अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। अरावली पर सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पर्यावरण एक्टिविस्ट के विरोध के बीच ये मामला इतना उलझा हुआ है, इसे सुलझाने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी और तब से पर्यावरण को होने वाले नुकसान, वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उठने शुरू हुए। अच्छा, देखते रहिए, 1990 से हो रहा है, सरकारें कितनी आई कितनी गईं। खैर, उस वक्त तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दखल दिया और 1992 में कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंध 2000 के दशक में लगे। अक्टूबर 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अवैध खनन की जांच के बाद हरियाणा और राजस्थान में अरावली में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2003 में कमेटी बनाई। कमेटी ने अमेरिकी विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाया। तब के सिद्धांत के मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना गया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानते हुए खनन योग्य घोषित किया गया। यह फॉर्मूला विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि इससे कई इलाके खनन के लिए खुल गए। इसके बाद दिसंबर 2003 में राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार आई। उसने शासन में इसी मर्फी फॉर्मूले के आधार पर खनन पट्टे दिए, जिससे खनन की गतिविधियां बढ़ती चली गईं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता चला कि राजस्थान में अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं, खासकर अलवर और सिरोही जिलों में। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अरावली को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश से अलग अगर देखें तो सरकार चाहे किसी की भी रही हो, अरावली में अवैध खनन नहीं रुका। नियम, कानून और 100 मीटर वाली परिभाषा में अरावली घूमती रही और इस पर सियासत काफी हुई। I don't think they are talking about green Aravlis. They are talking about clean Aravlis. Just remove them. They are playing in the hands of the mining mafia, of the real estate mafia, and they are destroying the ecological balance of an entire region which constitutes a very fair share of this country. They are doing away with the natural wall barrier between the sands of the Thar and Delhi and Haryana and so many other regions. हमारे 98% तो हमारी जो धरोहर हमारी अरावली श्रृंखला है वो आरक्षित है, संरक्षित है। उस पर कुछ भी निर्माण कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कोई माइनिंग नहीं हो सकती। और अब जो 1-2% है उसमें भी पॉलिसी बनेगी। हम अरावली पर्वतमाला पे कहीं कोई आँच नहीं आने देंगे। इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि जयपुर से दिल्ली तक शायद ही कोई ऐसा पहाड़ होगा जो 100 मीटर की ऊंचाई पे होगा। तो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि वो अरावली रेंज नहीं है, या दिल्ली से जो अंडरग्राउंड होके जा रही है आगे हरिद्वार में रीअपीयर हो रही, क्या वो अरावली रेंज नहीं है? तो अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल सवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सिर्फ माइनिंग की बात करी है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का बैन उसमें नहीं है। पर्यावरण के बाद अब आपकी सेहत की फिक्र। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि शुद्ध देसी घी खाओ, अपनी सेहत बनाओ, लेकिन चंद पैसों के लिए कुछ लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है और आपकी सेहत से जानलेवा खिलवाड़ करने लगे हैं। ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि हो सकता है इसके बाद तुरंत, इस रिपोर्ट के बाद तुरंत आप अपने घर में जो घी का डब्बा है उसको चेक करने चले जाएं। इसलिए ध्यान से देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने नकली घी के उस काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया है जो पिछले 1 साल से आम लोगों की सेहत से खेल रहा था। जयपुर के सरना डूंगर इलाके में
चल रही एक ऐसी ही फैक्ट्री जो बाहर से पूरी तरह बंद थी लेकिन अंदर से जहर उगल रही थी। फैक्ट्री का शटर डाउन था, बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर दिन रात चल रहा था नकली घी का कारखाना। पुलिस की रेड में सामने आया है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था वीरेंद्र। नकली घी से कैसे वो मालामाल बन गया, इसकी कहानी भी चौंकाने वाली है। इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने YouTube से नकली घी बनाना सीखा। सोचिए, YouTube से घी बनाना सीख रहे हैं भाई साहब। इसके बाद उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, वीडियो देखकर लाखों की मशीनें खरीद डाली। इसके बाद बंद शटर्स के पीछे फैक्ट्री में 16 घंटे लगातार काम होता था। इस फैक्ट्री में हर रोज करीब 2000 लीटर नकली घी तैयार किया जाता था। इस नकली घी को 500 ग्राम, 1 किलो और 15 किलो के डब्बों में पैक किया जाता था। इसके बाद यह दुकानों में सप्लाई होता था, जिससे 1 साल में ही वीरेंद्र ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। यानी जयपुर और आसपास के लोग जो घी भरोसे से घर लेकर जाते थे, वो दरअसल वनस्पति और रिफाइंड तेल का घोल था। पुलिस जब फैक्ट्री में घुसी तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। नकली घी को ऐसे पैक किया जाता था कि असली और नकली में फर्क करना असंभव। सोचिए जरा, यह था नकली घी का हाल। खैर, एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदी साहित्य की दुनिया से आज एक बड़ी और दुखद खबर आई है। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का आज निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के उन लेखकों में थे जिन्होंने शोर के बजाय चुप्पी की भाषा चुनी। उनका लेखन रोजमर्रा के जीवन को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश थी। विनोद कुमार शुक्ल ने कभी खुद को साहित्यिक केंद्रों के शोर में नहीं रखा। रायपुर में रहते हुए साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने हिंदी को एक नई संवेदनशील भाषा दी। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ जैसे देश के सबसे बड़े सम्मान मिले। विनोद कुमार शुक्ल को अक्सर धीमेपन का लेखक कहा जाता था, क्योंकि उनकी भाषा पाठक को तेजी के रोमांच में खड़ा नहीं करती, बल्कि एक ठहराव के साथ उसे थोड़ा रोकती है। उन्होंने अपना जीवन भी एक कविता की तरह जिया है। विनोद कुमार शुक्ल भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई रचनाएं हिंदी साहित्य को लंबे समय तक समृद्ध बनाए रखेंगी।